जब भी नया साल शुरू होता है तो हम सबसे पहले अपने घर का कैलेंडर चेंज करते हैं ताकि नए साल के कैलेंडर के हिसाब से हम व्रत, त्योहार या फिर किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैलेंडर आया कहाँ से? एक साल में 12 महीने और एक सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं? और जब सभी महीनों में 30 या 31 दिन दिए गए हैं तो फरवरी से ऐसी क्या गलती हुई कि इसे सिर्फ 28 या 29 दिन ही मिले? साल के 12 महीनों और सप्ताह के 7 दिनों के नाम कैसे रखे गए? दोस्तों, आज के टाइम पे भारत और दुनिया के ज्यादातर घरों में जिस कैलेंडर का यूज किया जाता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो इस कैलेंडर में त्योहारों की डेट हर साल अलग अलग होती है। जैसे कि साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर को सेलिब्रेट की गई थी, लेकिन साल 2024 में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत का विक्रम संवत कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से पुराना है तो हम उसे क्यों नहीं अपनाते? यदि आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं और आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने हिंदू कैलेंडर देखा हो तो उसके ऊपर विक्रम संवत 2080 लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है? एक समय की बात है जब विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। विक्रमादित्य ने अपने राज्य की रक्षा के लिए सभी विदेशी शासकों को हरा दिया था। ये 57 BC के समय की बात है। उसी समय उन्होंने विक्रम संवत नाम के कैलेंडर को बनवाया था। जैसे कि हमें पता है कि BC के अंदर संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और AD के अंदर संख्याओं को सीधे क्रम में लिखा जाता है। तो अगर ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार साल 2024 चल रहा है तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2024 में 56 को ऐड करने पर हमें 2080 मिलेगा। इसीलिए भारतीय कैलेंडर अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है और इसी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के पहले नवरात्रे से नए साल का आरंभ होता है। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो सरकार ने विक्रम संवत कैलेंडर को एक्सेप्ट किया। 1957 तक नए रूल बनाते बनाते उन्होंने महसूस किया कि विक्रम संवत में कुछ कमियां हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया शक संवत कैलेंडर, जो कि एक और राजा ने बनवाया था। फिर कुछ समय बाद उन्होंने रियलाइज किया कि इन सारे कैलेंडर में सारी चीजें पंचांग के हिसाब से डिसाइड होते हैं, जो मून और सन के साइकिल पर डिपेंड करता है। कुछ तिथियां बदलती रहती हैं, उन्हें चाहिए फिक्स डेट। तो उन्होंने क्या किया, शक संवत और अंग्रेजी लोगों के ग्रेगोरियन कैलेंडर को मिक्स करके एक जनरल कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया। दोस्तों, कैलेंडर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पूरी दुनिया में बहुत से प्रकार के कैलेंडर प्रयोग किए जाते रहे हैं, जिनके आधार पर समय की गणना की जाती थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज के समय में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसका इतिहास इस प्रकार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के वर्तमान रूप की शुरुआत रोमन लोगों से मानी जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाने में कोई नई खगोलीय गणना करने की बजाय सीधे से भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत में से ही उठा लिया गया था। दुनिया में सबसे पहले तारों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि को समझने का सफल प्रयास भारत में ही हुआ था। तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, चांद, सूरज आदि की गति को समझने के बाद भारत के महान खगोल शास्त्रियों ने भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत तैयार किया। इसके महत्व को उस समय सारी दुनिया ने समझा, लेकिन यह इतना अधिक व्यापक था कि आम आदमी इसे आसानी से नहीं समझ पाता था। खासकर पश्चिम जगत के अल्प ज्ञानी तो बिल्कुल भी नहीं। किसी भी विशेष दिन, त्योहार आदि के बारे में जानने के लिए पंडित के पास जाना पड़ता था। अलग अलग देशों के सम्राट और खगोल शास्त्री भी अपने अपने हिसाब से कैलेंडर बनाने का प्रयास करते रहे। विक्रम संवत के प्रचलन में आने के 57 वर्ष के बाद सम्राट अगस्ता के समय में पश्चिमी कैलेंडर विकसित हुआ, लेकिन उसमें कुछ भी नया खोजने की बजाय भारतीय कैलेंडर को लेकर सीधा और आसान बनाने का प्रयास किया गया। पृथ्वी द्वारा 365 और लीप ईयर में 366 में होने वाली सूर्य की परिक्रमा को वर्ष
और इस अवधि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के लगभग 12 चक्र को आधार मानकर कैलेंडर तैयार किया गया और क्रम संख्या के आधार पर उनके नाम रखे गए। शुरुआत में भारतीय कैलेंडर में महीनों के नाम कुछ इस प्रकार थे। रोमन लोगों ने जब भारतीय कैलेंडर को देखा तो उन्होंने इसके महीनों को अपने तरीके से बदल दिया। लगभग 46 ईसा पूर्व में रोम के सम्राट जूलियस सीजर के द्वारा इस कैलेंडर की शुरुआत की गई, जिसे रोमन कैलेंडर कहा जाता था और जूलियस सीजर के नाम पर इसे जूलियन कैलेंडर भी कहा गया। इस जूलियन कैलेंडर में आज के कैलेंडर की तरह ही 365 दिन होते थे और प्रत्येक 4 वर्ष में एक अतिरिक्त दिन उस वर्ष में जोड़ दिया जाता था, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। आपको बता दें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष उस समय को माना जाता है जितने समय में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड यानी लगभग 365.25 दिन का समय लगता है। हम जानते हैं कि कैलेंडर में कुल 365 दिन होते हैं, यानी प्रति वर्ष लगभग 6 घंटे छूट जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष में इन 6 घंटों को पूरा करने के लिए उस वर्ष में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है, जिसे कि आज हम लीप ईयर कहते हैं। जूलियन कैलेंडर के अंदर सुधार पोप ग्रेगोरी 13 ने किए थे, इसलिए उनके नाम पर ही इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा। वर्ष के 12 महीनों के नाम का भी अपना एक इतिहास है। जैसे कि जनवरी नाम रोमन देवता जानूस के नाम पर रखा गया है। जानूस को नई शुरुआत के देवता के रूप में माना जाता है, इसलिए वर्ष की शुरुआत इन्हीं देवता के महीने यानी जनवरी महीने से होती है। फरवरी महीने का नाम एक प्राचीन रोमन त्योहार फेब्रुआ के नाम पर रखा गया है। इस त्योहार को पवित्रता के त्योहार के रूप में जाना जाता है। मार्च महीने का नाम रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। मार्स को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि प्रारंभ में रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च महीने से ही होती थी। बाद में इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी जोड़े गए। अप्रैल महीने का नाम एक लैटिन शब्द अपेरियर से लिया गया है। अपेरियर का अर्थ होता है फूलों की तरह खिलना। प्राचीन रोमन लोग अप्रैल को अप्रिलिस कहा करते थे। ग्रीक की देवी माया के नाम पर ही मई महीने का नाम रखा गया था। इसी तरह से एक और रोमन देवी है जूनो, जिनके नाम पर जून महीने का नाम रखा गया था। जुलाई महीने का नाम रोमन सम्राट जूलियस सीजर और अगस्त महीने का नाम रोमन सम्राट अगस्ता के नाम पर रखा गया। सितंबर महीने से लेकर दिसंबर तक के नाम लैटिन गिनती के आधार पर रखे गए। जैसा कि हमने बताया था कि पुराने रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च महीने से होती थी और इसमें केवल 10 महीने होते थे। उन्हीं 10 महीनों के हिसाब से सितंबर 7वां महीना था। लैटिन में 7 को सेप्टेम कहा जाता है, इसलिए 7वें महीने को सितंबर कहा गया। लैटिन में 8 को ऑक्टो कहा जाता है, इसीलिए कैलेंडर में 8वें महीने को अक्टूबर नाम दिया गया। इसी तरह से लैटिन में 9 को नोवम एवं 10 को डिसेम कहा जाता है, इसीलिए वर्ष के 9वें महीने को नवंबर और 10वें महीने को दिसंबर कहा गया। बाद में जब कैलेंडर में सुधार हुआ और जब 10 की जगह 12 महीने हो गए तो महीनों का क्रम बदल गया, लेकिन क्रम के बदल जाने के बाद भी इन महीनों का नाम नहीं बदला गया। अब हम जानेंगे कि वर्ष के 12 महीनों में 30 या 31 दिन ही क्यों होते हैं। एक महीना उस समय को कहा जाता है जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। महीने को अंग्रेजी में मंथ कहते हैं और मंथ शब्द मून से ही लिया गया है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.5 दिनों का समय लगता है, जबकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365.25 दिनों का समय लगता है। यदि 29.5 दिनों को एक महीना मान लिया जाता तो 365.25 दिनों को एक समान रूप से विभाजित करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए जूलियस सीजर ने प्रत्येक महीने में 30 या 31 दिन रखे। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च महीने से होती थी। बाद में इसमें 2 महीने और जोड़े गए, जनवरी और फरवरी।
जनवरी को कैलेंडर की शुरुआत में जोड़ा गया और फरवरी को कैलेंडर के अंत में जोड़ा गया। यानी उस समय वर्ष का अंत फरवरी महीने से होता था। इस प्रकार से जूलियस सीजर के अनुसार प्रत्येक महीने में दिनों की संख्या इस प्रकार है। जैसा कि हमने बताया था कि जुलाई महीने का नाम रोमन सम्राट जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था और अगस्त महीने का नाम रोमन सम्राट अगस्ता के नाम पर रखा गया था। महीनों के क्रम को देखते हुए सम्राट अगस्ता को ये लगा कि उनके नाम वाला महीना अगस्त छोटा हो गया है, तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि उनके नाम वाला महीना 31 दिन का होना चाहिए। राजहट को देखते हुए खगोल शास्त्रियों ने जुलाई के बाद अगस्त को भी 31 दिन का कर दिया और उसके बाद वाले महीने सितंबर को 30 दिन का, अक्टूबर को 31, नवंबर को 30 और दिसंबर को 31 दिन का कर दिया। एक दिन को एडजस्ट करने के लिए पहले से ही छोटे महीने फरवरी को और छोटा करके 28 दिन का कर दिया गया। अब बात आती है सप्ताह के 7 दिनों की। तो एक सप्ताह में 7 दिन ही क्यों रखे गए? इसके पीछे कई कहानियां हैं। जैसे कि रोमन लोग सूर्य, चंद्रमा एवं 5 दिखाई देने वाले ग्रहों को मिलाकर कुल 7 ग्रह मानते थे, इसीलिए उन्होंने एक सप्ताह में 7 दिन रखे। बेबीलोनियन कैलेंडर के अनुसार चंद्रमा की एक फेज 7 दिन में पूरी होती है, इसीलिए उन्होंने एक सप्ताह को 7 दिनों में बांटा। सप्ताह के 7 दिनों के नामों की भी अपनी एक कहानी है। लेटिन लोग सूर्य को अपना प्रमुख देवता मानते थे, इसीलिए उन्होंने सप्ताह के पहले दिन की शुरुआत सूर्य देवता के नाम से यानी संडे से की। सप्ताह का दूसरा नाम चंद्रमा का दिन माना गया, इसलिए चंद्रमा यानी मून के नाम पर मंडे रखा गया। इसी तरह से कानून के देवता ट्यू के नाम पर ट्यूसडे, देवताओं के देवता वोडन के नाम पर वेडनेसडे, युद्ध के देवता थोर के नाम पर थर्सडे, प्रेम के देवता फ्रीडा के नाम पर फ्राइडे और कृषि के देवता सैटर्न के नाम पर सैटरडे नाम रखा गया। दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर को रात 12 बजे लोग सेलिब्रेशन के साथ नए साल का स्वागत करते हैं और 1 जनवरी को नया साल माना जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार हमारा नया साल रात के अंधेरे में नहीं आता। हमारी परंपराओं में नव वर्ष पर सूर्य की पहली किरण का स्वागत किया जाता है। आज भले ही भारत के बहुत से लोग इस कैलेंडर को भूल चुके हों, लेकिन वर्ष 1582 से पहले यही कैलेंडर हमारी पहचान हुआ करता था। एक अद्भुत जानकारी ये भी है कि जब 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल मनाते हैं, तो इसके पीछे की कहानी भी इसी कैलेंडर से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी देश उन देशों को अप्रैल फूल कहते थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे, और इनमें हमारा देश भी एक था जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानता था। देश पर अंग्रेजों ने बहुत समय तक राज्य किया, फिर उनका बाह्य रूप इतना गोरा था कि भारतीय समुदाय उन पर मोहित हो गया और धीरे धीरे उनकी संस्कृति, परिधान, खान पान तथा रहन सहन अपना लिया, भले ही वह अपने देश के अनुकूल नहीं था। आजादी के बाद नवंबर 1952 में पंचांग सुधार समिति की स्थापना की गई। इस कमेटी का काम ये तय करना था कि किस कैलेंडर को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस कमेटी ने वर्ष 1955 तक अपनी रिपोर्ट तैयार की और ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विक्रम संवत को ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित करना चाहिए। लेकिन 22 मार्च 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर शक संवत को भारत का आधिकारिक कैलेंडर मान लिया गया। आज के समय में शक संवत सिर्फ एक औपचारिक पंचांग बनकर रह गया है। पहले सरकारी कार्यक्रम और उद्घाटन की पट्टियों में शक संवत की तिथि लिखी जाती थी, अब केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि ही दिखाई देती है। लेकिन अगर असल बात देखें तो इस कैलेंडर का वजूद ना तो मौसम से है, ना प्रकृति से और ना ही त्योहारों से, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म शुक्ल पुराण के अनुसार चैत्र प्रतिपदा को ही सृष्टि बनी थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर सब कुछ तारीखों पर ही आधारित है।
ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल 31 दिसंबर की रात से शुरू होता है और 1 जनवरी तक मनाया जाता है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब नया साल शुरू होता है तो पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पेड़ों से पुराने पीले पत्ते झड़ने लगते हैं और आसपास नए नए फूल खिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सृष्टि एक नए तरीके से अपना श्रृंगार कर रही है। मान्यता है कि इसी दिन से देवताओं ने सृष्टि के संचालन का दायित्व संभाला था। इसी दिन से रात की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर की बजाय अधिक सटीक और वैज्ञानिक है, लेकिन उसे अव्यावहारिक और जटिल बताकर लागू नहीं किया गया, जबकि नेपाल में विक्रम संवत ही प्रचलित है।